नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिफरेंट रूल्स पार्ट सेकंड। सबसे पहले एक बेसिक नियम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। रिपोर्टिंग स्पीच के हिंदी अर्थ में सबसे पहले यदि क्या शब्द आए, रिपोर्टिंग स्पीच के हिंदी अर्थ में, यानी इंग्लिश में कोई वाक्य लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा हुआ है, जब हम उसकी हिंदी बना रहे होते हैं तो अगर हिंदी में सबसे पहले क्या शब्द आए तो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय इफ़ या वेदर लगाना होता है। यदि क्या शब्द नहीं आए, कोई और प्रश्न सूचक शब्द आ जाए, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि आ जाए, तो उन्हीं शब्दों से ही उसकी इनडायरेक्ट बनाई जाती है। इसे दूसरे रूप में मैं कहूँ तो ये होता है कि यदि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बना हुआ है और उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब आप समझते हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, विल, शैल, हैड, हैव, इस प्रकार के शब्दों का अगर इस्तेमाल किया गया है तो वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और अगर उनसे वाक्य की शुरुआत हुई है तो इफ़ या वेदर लगाना है। यदि उनसे वाक्य की शुरुआत नहीं हुई बल्कि किसी WH फैमिली के वर्ड से वाक्य की शुरुआत हुई है, जैसे वट से, वेयर से, वैन से, वाई से, विच से या हाउ से, इस प्रकार के शब्दों से यदि वाक्य की शुरुआत हुई है तो उन शब्दों से ही इनडायरेक्ट बनाई जाएगी। आइए इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। मोहन सेड टू हरी, डू यू राइट ए लेटर। मोहन सेड टू हरी, डू यू राइट ए लेटर। तो देखिए, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हुई है तो वही हमने बताया, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत होने पे आपने इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर शब्द का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसा हमने यहाँ पर कर लिया है, इफ शब्द का इस्तेमाल कर लिया है, यही इस स्क्रीन के ऊपर हमें समझना है। बाकी के जो चेंजिंग होते हैं, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सेड टू को हमने आस्क में बदल दिया है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने इफ़ का ही इस्तेमाल कर लिया जो हमने बताया। और उसके बाद में अदर चेंजिंग जो करते हैं हम लोग वो जरूर हमने किया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया है, इसलिए राइट की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रॉट का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यदि भाव स्वीकारात्मक है, स्वीकारात्मक का मतलब है सिंपल सेंटेंस है और डू या डज लगाया गया है तो इन्हें हटा दिया जाता है। आप इसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे आप देखेंगे राम सेड टू सोहन, डज हरी स्लीप हेयर, डज हरी स्लीप हेयर। तो आप देखेंगे राम आस्क मोहन इफ हरी स्लीप हेयर, इफ हरी स्लैप्ड हेयर। तो यहाँ पर जो परिवर्तन किया गया आपने देखा, डू या डज आया उसको हमने हटा दिया है। भाव कैसा है? स्वीकारात्मक है। और दूसरी बात, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। कौन से टेंस में बदलना होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बदलना होता है। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर भी किया है, जैसा आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पर इतनी सी बात याद रखनी है, इस स्क्रीन के ऊपर जो रूल बताया गया है वो इतना सा है कि यदि डू या डज का इस्तेमाल किया गया है और भाव हमारा, वाक्य का जो भाव है वो पॉजिटिव है, वह स्वीकारात्मक है, तो उस स्थिति में हमें डू या डज को हटा देना होता है। और बाकी के जो हम परिवर्तन करते हैं नियमों के अनुसार वो जरूर हमें करने होते हैं। यदि भाव नकारात्मक है यानी नेगेटिव है और डू डज आएगा तो इन्हें डिड बना दिया जाता है, जो हमने आपको पहले भी बता दिया है कि डू या डज आता है हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। अब यहाँ पर हमने बता दिया नेगेटिव में यदि डू या डज आए हुए प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में तो उसे हमें डिड बनाना है। इसका मतलब प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को हमें पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देना होता है। तो डू या डज आने पे सिंपली इसे डिड में परिवर्तित कर देंगे तो भी चलेगा। आप देखें, मोहन सेड टू हरी, डू यू नॉट राइट ए लेटर, डू यू नॉट राइट ए लेटर। तो जब हमने देखा मोहन सेड टू हरी, सेड टू को हमने आस्क में बदल लिया, हरी की जगह हरी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत की गई है तो हमने इसमें इफ का इस्तेमाल कर लिया है। यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हरी के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। हरी का जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है, वो हमने बदल दिया। उसके बाद जैसा हमने रूल में बता दिया कि डू के स्थान पर किसका इस्तेमाल करना है? डिड का इस्तेमाल आपने करना है, तो हमने डिड का इस्तेमाल कर लिया। नॉट का हमने इस्तेमाल कर लिया। राइट ए लेटर एज टू एज, सेम टू सेम लिख दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक बेसिक सी जानकारी जो यहाँ पर दी गई है उसको आपने ध्यान में रखना है। डू या डज के आने पर इन शब्दों को आपने हटा देना है और किसका इस्तेमाल करना है? डिड शब्द का आपने इस्तेमाल कर लेना है। डिड हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का आपने इस्तेमाल कर लेना होता है।
अगले सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, यहां पर डज का हमने इस्तेमाल किया है। राम सेड टू सोहन डज हरी नॉट स्लीप हेयर। राम सेड टू सोहन डज हरी नॉट स्लीप हेयर। अब जब हमने इसमें परिवर्तन किए हैं तो देखिए क्या क्या बदलाव किया। राम सेड टू को हमने आस्क में बदल दिया, सोहन की जगह सोहन ही है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से वाक्य की शुरुआत की गई है। तो फिर हमने इन्वर्टेड कोमा हटाकर फिर इफ से वाक्य की शुरुआत करी है। फिर हरी की जगह जो हमने बोला कि थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। हरी किसी का नाम है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन माना जाएगा और उस स्थिति में इस नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना। इसे इनडायरेक्ट बनाते समय सेम टू सेम लिख दिया जाता है। टेंस में जरूर हमें बदलाव करना है, ये देखेंगे। जैसा हमने बता दिया कि भाई डू या डज आएगा तो आपने उसकी जगह पे क्या लगाना है, डिड का इस्तेमाल आपने करना है। तो यहाँ पर हमने डिड का इस्तेमाल कर लिया है और बाकी सभी चेंजिंग वैसे ही हैं जैसे हम बार बार बताते रहे हैं। नॉट का हमने इस्तेमाल कर लिया, स्लीप हेयर का हमने इस्तेमाल कर लिया, हेयर को देयर में बदल दिया जाता है। यदि भाव प्रश्नवाचक है, अब ऐसे सेंटेंसेस की तरफ हम आ चुके हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, आपने देखना होता है यदि डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया है, डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया है तो आपने उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बदल देना होता है। यदि भाव प्रश्नवाचक है और उसमें डिड या डिड नॉट शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो आपने उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बदल देना है। इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो अगर आपका वाक्य पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो आपको उसे पास्ट के परफेक्ट टेंस में चेंज कर देना होता है। इसको भी एग्जांपल के माध्यम से आप देखें। हरी सेड टू गोपाल डिड यू नॉट प्लक फ्लावर्स। हरी सेड टू गोपाल डिड यू नॉट प्लक फ्लावर। तो देखिए डिड भी आया है और नॉट भी आया है। हमने क्या करना है, जैसा हमने बता दिया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो हरी सेड टू की जगह पे आस्क, गोपाल की जगह गोपाल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत की गई है तो इफ का इस्तेमाल या वेदर भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट है हमारा गोपाल और गोपाल का प्रोनाउन हम यूज करते हैं क्या, लड़का है, इसलिए ही का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जैसा हमने बोल दिया कि आपने भाई हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है डिड नॉट के स्थान पर, तो हमने हैड नॉट का इस्तेमाल किया और देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, प्लक, जो तोड़ना शब्द आया है प्लक फ्लावर्स, तो प्लकेड फ्लावर्स कर दिया, उसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बदल दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो बेसिक सी बात है वो आपको ध्यान में रखनी है, डिड या डिड नॉट के आने पर आपने उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर देना होता है। अगले वाक्य की तरफ आप ध्यान दें। हरी सेड टू गोपाल डिड यू नॉट गो देयर। हरी सेड टू गोपाल डिड यू नॉट गो देयर। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखें, ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब से वाक्य की शुरुआत की गई है। इसका मतलब यहां पर भी वही रूल अप्लाई होगा जो पिछले वाक्यों में होता रहा है कि इन्वर्टेड कोमा हटा देना है, इफ या वेदर शब्द का इस्तेमाल कर लेना है और फिर क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो सेड टू को बदल के हमें आस्क में परिवर्तित कर लेना है और फिर टेंस को देख लेना है। जैसा कि हमने बता दिया, डिड आने पर इसे आपने हैड, नीचे हैड में हमने परिवर्तित किया है, नेगेटिव है तो नॉट भी हमने लगाया है और हैड के साथ में हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप देखेंगे यहां पर तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थी गो, अब किस में हो गई है ये वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में परिवर्तित हो गई है, गॉन देयर। तो इस तरह से आप देखेंगे हरी आस्क गोपाल इफ ही हैड नॉट गॉन देयर। तो इस प्रकार से चेंजिंग हमें करने होते हैं। तो कुल मिलाकर स्क्रीन के ऊपर जो जानकारियां मैंने आपको दी हैं वो इतनी सी है, सरल सी है, सिंपल सी है कि भाई यदि डिड या डिड नॉट शब्द आप देखते हैं तो उसे हैड या हैड नॉट लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में परिवर्तित कर देना होता है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अन्य परिवर्तन करने होते हैं यदि बड़ा व्यक्ति छोटे को आज्ञा दे। जैसे आप समझते हैं टीचर ने स्टूडेंट को कुछ कह दिया, मम्मी ने बच्चे से कुछ कह दिया या पापा ने अपने बेटे से कुछ कह दिया। इस तरह के यदि बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को कोई आज्ञा दे तो रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया से पहले हमें टू लगाना पड़ता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस हम करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखें इस वाक्य के अंदर, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर सेड टू द बॉय लीव द क्लास। अब क्या किया, टीचर ने एक आज्ञा दी कि भाई कक्षा को छोड़ के चले जाओ। तो ये जो होता है लीव द क्लास, क्योंकि ये एक आज्ञा है तो आप देखें हमने इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया है और क्या लगाया है, रिपोर्टिंग स्पीच से पहले, लीव द क्लास से पहले हम टू का इस्तेमाल किया गया है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो अन्य परिवर्तन हमें करने होते हैं वहां पर अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आज्ञा दे रहा है तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया से पहले टू का इस्तेमाल करना होता है। बाकी चीजें जरूर हमने परिवर्तित की हैं। जैसे सेड टू को देखिए, यहां पर आदेश देने का भाव है वाक्य में तो हमने ऑर्डर्ड का इस्तेमाल कर लिया है।
और द बॉय का सेम टू सेम हमने यूज कर लिया है, और जैसा हमने रूल बताया हमने टू का इस्तेमाल कर लिया है। तो आशा करता हूं ये भी आपको नियम समझ में आया होगा। आगे समझते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो इस तरह का क्या है, ये एक प्रकार का उसने यहां पर भी आदेश दिया है कि द टीचर ऑर्डर द बॉयज, फिर हमने नॉट का इस्तेमाल किया, और जैसा हमने बोला टू का इस्तेमाल करना है तो टू का इस्तेमाल किया अपनी रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया से पहले, जो कि है वेस्ट। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है वेस्ट, उससे पहले हमने टू का इस्तेमाल करना होता है। और बाकी तो चीज़ें वही है, बाकी नियम वही है जो मैं बार बार आपको इस वीडियो सीरीज में बताता रहा हूं, और कोई नई बातें यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर इस स्क्रीन के ऊपर जो जानकारियां मैंने आपको दी हैं वो इतनी सी है कि जो हमें अन्य परिवर्तन करने होते हैं, यदि बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आज्ञा देगा तो रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया से पहले, चाहे वो नेगेटिव हो सेंटेंस चाहे वो पॉजिटिव हो सेंटेंस, अगर आज्ञा वाली स्थिति है तो रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया से पहले आपने टू शब्द को ज्वाइन कर देना होता है, जैसे इन दोनों ही वाक्यों में हमने कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। द बॉय सेड टू हिज फादर, सर गिव मी 5 रुपीज। द बॉय सेड टू हिज फादर, सर गिव मी 5 रुपीज। तो द बॉय रिक्वेस्टेड, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रार्थना वाला भाव है, कृपया मुझे 5 रुपए दे दीजिए, वो मैंने आपको पहले भी बताया, जो प्रार्थना वाला भाव रहेगा उसमें आपने रिक्वेस्ट शब्द का इस्तेमाल करना, रिक्वेस्ट की गई है। हिज फादर टू, देखिए टू का इस्तेमाल फिर हमने कर लिया। गिव, जैसे हमने बोला रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब से पहले ही आपने जस्ट उससे पहले ही टू का इस्तेमाल करना होता है। गिव हिम 5 रुपीज। द बैगर सेड टू द लेडी, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। क्या है ये? एक प्रार्थना है, एक ये रिक्वेस्ट है, एक विनती का भाव, एक आग्रह की गई, एक याचना की गई। तो इस तरह के वाक्यों में जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि अगर इस तरह के भाव आते हैं तो आप रिक्वेस्टेड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। द बैगर रिक्वेस्टेड द लेडी, और फिर देखिए गिव जो आया, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो गिव है, और हमने इनडायरेक्ट बनाते समय गिव से जस्ट पहले ही टू का इस्तेमाल कर लेना है। तो टू का हमने इस्तेमाल कर लिया है, टू गिव हिम समथिंग टू ईट। तो कुल मिलाकर इस स्क्रीन पर भी जो जानकारियां दी गई हैं वो जो मैंने पिछली स्क्रीन पर बताई है सेम टू सेम है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है कि भाई अगर इस तरह का कोई भाव आता है तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया से पहले टू का इस्तेमाल कर लेना होता है। माई फ्रेंड सेड टू मी वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशन आर नियर। तो माई फ्रेंड, अब क्या किया? मेहनत करो क्योंकि परीक्षाएं पास में। मेरे मित्र ने क्या किया? मेरे मित्र ने मुझे सलाह दी, और क्योंकि सलाह दी तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि सलाह देने वाले भाव में हमें एडवाइज शब्द का इस्तेमाल करना होता है। तो माई फ्रेंड एडवाइज मी, और फिर वही रूल, टू का इस्तेमाल हमने किया, टू वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशन वर नियर। तो आर नियर आप समझते हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस था, इसकी हेल्पिंग वर्ब थी। जब इजेमार आएगा तो हमने उसे वाज या वर्ब में परिवर्तित कर देना होता है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होती तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता टेंस के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच की, ऐसा हम कई बार बता चुके हैं। तो माई फ्रेंड एडवाइज मी टू वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशन वर नियर। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर जो बेसिक सी बात आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया से पहले आपने टू शब्द को ज्वाइन कर देना होता है। तो इस वीडियो सीरीज में, इस वीडियो प्रेजेंटेशन में, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या समझा, आइए 1 मिनट में जल्दी से उन सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि क्या क्या हमने समझा है। हमने आज की वीडियो में समझा है कि रिपोर्टिंग स्पीच के हिंदी अर्थ में अगर सबसे पहले क्या शब्द आता है तो इफ़ या वेदर लगाना होता है। यदि क्या शब्द नहीं आता तो प्रश्न सूचक शब्द से ही इनडायरेक्ट उसकी हम बना देते हैं। दूसरी बात हमने समझी है, यदि भाव स्वीकारात्मक है यानी सिंपल सेंटेंस है तो फिर डू या डज आने पर इन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय हमें हटा देना होता है। तीसरी बात हमने समझी है, यदि भाव प्रश्नवाचक है, इसका मतलब है कि इंटेरोगेटिव कोई सेंटेंस है, डिड या डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया है तो उसे हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बदल देना होता है। और चौथी बात हमने इस वीडियो में समझी है, अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में यदि बड़ा व्यक्ति छोटे को कोई आज्ञा दे तो रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया से पहले हमें टू का इस्तेमाल करना होता है। आशा करता हूं कि ये चारों ही चीजें आपको समझ में आई होंगी।